Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Historia Arc, where history connects and evolves. So आज हम स्टडी करने वाले हैं इग्नू के MA हिस्ट्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHI 101 का नेक्स्ट चैप्टर। सो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े साम्राज्य अपनी सरहदें फैला रहे थे और ठीक उसी वक्त एक ऐसी सभ्यता थी जो कुछ बिल्कुल उल्टा कर रही थी। वो कोई साम्राज्य नहीं बना रही थी, नहीं, वो तो विचार बना रही थी। आज हम लोग उसी प्राचीन ग्रीस की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया को सिटीजन और स्टेट यानी नागरिक और राज्य का एक बिल्कुल नया मतलब दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ? एक ऐसी सिविलाइजेशन जो आर्ट, फिलॉसफी और साइंस में इतनी आगे थी, उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनने का रास्ता क्यों नहीं चुना? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ग्रीस की कहानी ना उसकी ज्योग्राफी से शुरू होती है। ये कोई एक जुड़ा हुआ देश नहीं था, बल्कि समंदर में बिखरे हुए अनगिनत आइलैंड्स और चट्टानी किनारों का एक जाल था। और इसी भूगोल ने ग्रीक लोगों को एक साथ आने से एक तरह से रोका और उन्हें अलग अलग आज़ाद कम्युनिटीज में पनपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन डेमोक्रेसी और सिटीजन स्टेट्स यानी नागरिक राज्यों के इस आइडिया के बीच बोए जाने से बहुत पहले यहाँ की जमीन पर बड़े बड़े राजाओं और आलीशान महलों का राज हुआ करता था। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उन खोए हुए साम्राज्यों की गूंज सुनते हैं। तो बात है ब्रॉन्ज एज की। ग्रीस की धरती पर दो महान सभ्यताओं का उदय हुआ। पहले क्रीते आइलैंड पर रहस्यमयी मिनुअन्स और फिर मेनलैंड पर ताकतवर माइसीनियंस। ये दोनों ही अपने जमाने की सुपर पावर थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गई। ये सिर्फ दो अलग अलग टाइम पीरियड नहीं थे, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ महलों से चलने वाली राजशाही, जहां सब कुछ राजा के कंट्रोल में था, और दूसरी तरफ इन्हीं खंडहरों से पैदा हुई एक बिल्कुल नई व्यवस्था, जहां नागरिक ही राजा थे और किसान ही सैनिक। कितना बड़ा बदलाव था ये! इस बड़े विनाश के बाद के समय को इतिहासकार डार्क एज या अंधकार युग कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ तबाही का दौर नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल रीसेट बटन था जिसने पुरानी, मुश्किल और सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की जमीन को पूरी तरह से साफ कर दिया ताकि एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी आइडिया के लिए जगह बन सके। हुआ ये कि लगभग 1200 ईसा पूर्व में माइसीनियन दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बड़े बड़े महल मलबे में तब्दील हो गए। उनकी लिखने की जो कला थी, जिसे हम लीनियर भी कहते हैं, वो पूरी तरह से भुला दी गई। ट्रेड रुक गया। ऐसा लगा जैसे सिविलाइजेशन ने कई कदम पीछे ले लिए हों, पर असल में ये एक नई शुरुआत थी। तो इस राख से क्या नया निकला? सबसे पहली बात, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब कोई एक सर्वशक्तिमान राजा नहीं था। दूसरी बात, लोहे की नई टेक्नोलॉजी ने आम आदमी के हाथ में हथियार और औजार दिए जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सकता था। और सबसे जरूरी, लिखने की कला ने एक नए और आसान रूप में वापसी की, जिसने ज्ञान को कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि सबके लिए खोल दिया। और इसी नई जमीन पर इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, डेमोक्रेसी का आइडिया। मतलब सत्ता अब राजाओं और अमीर लोगों के हाथ से निकलकर आम लोगों के हाथों में आ रही थी। लेकिन यह आइडिया इतनी आसानी से नहीं आया। इसकी जड़ में एक बहुत गहरा सामाजिक संघर्ष था। एक तरफ थे अमीर जमींदार जो सारी जमीन और सत्ता पर कब्जा किए हुए थे, और दूसरी तरफ थे गरीब किसान जो अपनी जमीन और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये एक जबरदस्त टकराव था। और ये संघर्ष अपने चरम पर तब पहुंचा जब किसानों को कर्ज न चुका पाने पर गुलाम बनाया जाने लगा। समाज तो बस टूटने की कगार पर था। तभी सोलन नाम का एक बहुत ही समझदार नेता सामने आया। उसका पहला काम, उसने सबके कर्जे माफ कर दिए और इंसान को इंसान का गुलाम बनाने वाली इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर उसने एक नई नागरिक परिषद बुले बनाई और समाज को जन्म नहीं बल्कि संपत्ति के आधार पर ऑर्गेनाइज किया। यही था डेमोक्रेसी की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम। सोलन के बाद भी अमीरों और गरीबों के बीच टेंशन कम नहीं हुई, और यहीं से कहानी में टायरेंट की एंट्री होती है। अब देखिए, आज हमारे लिए टायरेंट यानी तानाशाह एक बुरा शब्द है, लेकिन उस समय ये एक ऐसा लीडर होता था जो आम लोगों की मदद से सत्ता में आता था और अमीर कुलीन लोगों के दबदबे को चैलेंज करता था। एथेंस के पिसिस्ट्रेटस जैसे शासकों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अमीर घरानों की ताकत को तोड़ा और गरीबों में जमीनें बांट दी। मजे की बात तो ये है, इन तानाशाहों ने ही अनजाने में ही सही डेमोक्रेसी के लिए रास्ता तैयार किया।
इन सभी संघर्षों और सुधारों से जो चीज उभर कर आई वो थी पोलिस, यानी नागरिक राज्य। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक कम्युनिटी थी जहां नागरिक खुद अपनी सरकार चलाते थे। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये नागरिकता का क्लब बहुत छोटा था। इसमें सिर्फ बालिग पुरुष ही शामिल थे। महिलाओं, दासों और विदेशियों को इससे बाहर रखा गया था। और अब हम पहुंचते हैं ग्रीस के इतिहास के उस सुनहरे दौर में, उसके गोल्डन एज में। ये वो समय था जब डेमोक्रेसी का ये आइडिया अपने शिखर पर पहुंचा, लेकिन साथ ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी हुई। पूरब से एक बहुत बड़ा साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर, ग्रीस की ओर बढ़ रहा था। इस बाहरी खतरे ने वो कर दिखाया जो ग्रीक लोग खुद कभी नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया और इस गठबंधन का नेचुरल लीडर बना एथेंस, अपनी जबरदस्त नौसेना के दम पर। तो पर्शियन से लड़ने के लिए डेलियन लीग नाम का एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया, लेकिन जब पर्शिया का खतरा टल गया तो एथेंस ने इस लीग को भंग करने से मना कर दिया। उसने अपने सहयोगियों को मजबूर किया कि वो उसे पैसे और जहाज देते रहें, और इस तरह एक रक्षा करने वाला गठबंधन देखते ही देखते एक एथेनियन साम्राज्य में बदल गया। और बस इसी तरह ग्रीस दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ था समुद्री ताकत वाला डेमोक्रेटिक और ट्रेड पर जीने वाला एथेंस, और दूसरी तरफ था जमीनी ताकत वाला, मिलिट्री पर आधारित और गुलामों पर निर्भर स्पार्टा। इन दो सुपर पावर्स का टकराना तो तय ही था। इन दोनों के बीच दशकों तक एक भयानक युद्ध चला, जिसे पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। इस युद्ध ने पूरे ग्रीस को तबाह कर दिया और आखिरकार 404 ईसा पूर्व में स्पार्टा की जीत हुई और एथेंस का साम्राज्य बिखर गया। ग्रीस का सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका था। एथेंस की मिलिट्री पावर तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो अभी भी जिंदा थी, उसके आइडियाज। और यही विचार अब दुनिया को जीतने वाले थे। ये कितनी अजीब बात है कि एथेंस की राजनीतिक हार के समय ही वहां की बौद्धिक क्रांति अपने चरम पर थी। सुकरात, जो हर चीज पर सवाल उठाते थे, उनके शिष्य प्लेटो और फिर अरस्तु, इन तीन विचारकों ने मिलकर वो नींव रखी जिस पर आज पूरी वेस्टर्न दुनिया की सोच टिकी हुई है। और फिर उत्तर से एक नई ताकत का उदय हुआ। मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने कमजोर हो चुके ग्रीक शहर राज्यों को एक-एक करके जीत लिया, और इसके साथ ही आजाद पोलिस का वो युग जो सदियों से ग्रीक जीवन का केंद्र था, हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ आया। फिलिप के बेटे सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ग्रीक शहर राज्यों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसने ग्रीक विचारों को पूरी दुनिया में फैला दिया। उसकी सेना जहां जहां गई वहां ग्रीक भाषा, कला और फिलॉसफी भी पहुंची, और इस तरह पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों के मिलने से एक नई हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तो आखिर में ग्रीस एक एम्पायर तो नहीं बन पाया, लेकिन उसके आइडियाज किसी भी एम्पायर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए। वो सिटी स्टेट्स तो मिट गए, लेकिन सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी और तर्क पर आधारित सोच के जो विचार थे वो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। तो सवाल यही बचता है कि आज हम इन प्राचीन विचारों की परछाई कहां-कहां देख सकते हैं। So, thank you for watching. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल. And join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and comment section. Thank you.